सोई गैस की बढ़ती कीमतों ने किसानों को लपेट में ले लिया। जंग में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने खाद की कीमतों में इजाफा कर दिया। एफसीसी यूरिया ग्रेनुआला की कीमत में 1250 रुपए फी बैग का इजाफा कर दिया गया। 46% नाइट्रोजन की हामिल खाद गंदम की पैदावार के लिए अहम जुज। कीमत बढ़ने से किसान परेशानी में मुब्तला हो गए। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। सोई गैस की बढ़ती कीमतों ने किसानों को लपेट में ले लिया। जंग में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने खाद की कीमतों में इजाफा कर दिया। एफएफसी यूरिया ग्रेनोला की कीमत में 1250 रुपए फी बैग का इजाफा। 46% नाइट्रोजन की हामिल खाद गंदम की पैदावार के लिए अहम जुज। कीमत बढ़ने से किसान परेशानी में मुब्तला हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। सुई गैस की बढ़ती कीमतों ने किसान को भी लपेट में ले लिया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में यूरिया खाद की जो है पहले ही जो है शदीद तरीन बहरान का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक बार फिर से जो है वो खाद कंपनियों की जानिब से 1250 रुपए का यकमुश्त इजाफा किया गया है, जिसके बायस काश्तकार जो है वो मजीद जो है वो माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। तो ऐसे में से किसान मौजूद हुए, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात हैं खाद के असूल? सर इतनी मुश्किलात है भाई, ऐसे ले जी हालात बनी खली है भाई, हूँ यूरिया खाद की हाई लोड हूँ ऐसे ले नहीं लभदी पई। असी परेशान हो के कदी कदाई खलो ना कदी कदाई खलो, यकदम 5000 तो 5500 रेट कर दिता ने, नहीं लभदी पई। इन्ने भी दाना ही ना सानू अंदर सटोरा सटोरा च पई ने बाहर नहीं देंदे पे, लुका के रखी बैठे जेड़ा जाता उन्होंने अपना रेट बता के दे छुड़े। असी जेड़े गरीब असी मरदे बने। यहाँ पे सुबह से जो है यहाँ पे काश्तकार लंबी कतारों में खड़े हुए होते हैं, खाद नहीं मिलती, अब महंगी मजीद कर दी है, क्या कहेंगे इस बार? जी अगे 4000 ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 5200 ਰੁਪਇਆ 5500 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, रोल के जाने मंडी वापस चले जाने हैं कि ਸਾਨੂੰ खाद नहीं मिल रही। महकमा ज़राअत के दफ्तर भी गए हो, अफसर की याद वो साइन करके दे देंगे ना भाई तुम चलो मंडी में असं आ रहे हैं, खाद मिल जाएगी। खाद नहीं मिल रही, अंदर जाने वो वापस गल देंगे ना देने, मोड़ फिर साहब को जाओ, फिर साहब को जाने इधर इधर गल देंगे, ਸਾਨੂੰ खाद नहीं मिल रही। दसो की अक्सर एक सवाल से भाईजान ऐसे रोजाना खाद लगना 200 250 300 रोजाना तेल पेट्रोल साढ़ तमने शहर पे सन खाद मिलती, अगू खाद लगना में सन खाद नहीं मिलती। इस बार से कहने खसूसियत है तो जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महकमा ज़राअत भी जो है इस सूरत हाल पर खामोश तमाशाई है। कोई जो है किसानों की दादरसी के लिए ना तो अफसर मौजूद है और लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं दुकानों के बाहर। तमाम का जो काश्तकार हैं वो ताहाल खाद से महरूम हैं। जी ग्रेनोला की कीमत में 1250 फी बैग का इजाफा। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डेढ़ साल में सुई गैस की सुलगती महंगी आग ने सनती सेक्टर को महदूद कर दिया। टेक्सटाइल सेक्टर की बदहाली के बायस 5 लाख मजदूर घर बैठ गए। सनतकार कहते हैं एनर्जी का हिस्सा हमारी पैदावारी लागत में 45% है। कहा हम हार मान लेते हैं, 3100 रुपए फी MMBTU गैस की खरीदारी हमारे बस से बाहर हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं शिराज भट्ट। शिराज आगा कीजिएगा। से बात करें तो इंडस्ट्री के लिए गैस पिछले 1.5 साल के अंदर 3 मरतबा महंगी हो चुकी है और इंतहाई महंगी तरीन गैस की वजह से इस वक्त इंडस्ट्री का चलना इंतहाई मुश्किल है। खास तौर पर एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें 31 रुपए फी MMBTU में जो है वो गैस खरीदी जा रही है, जो कि महंगी तरीन है। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डॉक्टर सज्जाद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, हम रीजन में अब कम्पीट ही नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में खत्ते से बाहर होने लगे हैं या हो चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया शराज। ये जो गैस में इजाफा हुआ है ये 550% से ज़्यादा टोटल हो चुका है। ये जो लाइफ लाइन पे लोग थे उनकी गैस नहीं बढ़ाते थे रेट्स, उनके भी इस दफ़ा कम्प्रीहेंसिव 76% राइज हुआ है। और ये जब इंडस्ट्री के लिए जो है जो गैस का सिर्फ 20% आलमोस्ट यूज़ करती है और 30% हमारा एनर्जी सेक्टर इस्तेमाल करता है, और जो हाउस वाले लोग हैं घरों में जो डोमेस्टिक इस्तेमाल होती है 23-24%, तो ये 20% को हमें सेव करके गैस इन्हें देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इन्हें गैस नहीं देंगे तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो घर का चूल्हा नहीं चलेगा। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। जब अभी रिसेंट और जो IMF के प्रोजेक्ट के तहत गैस के रेट्स बढ़ाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ है, और इसके साथ साथ जो है सर्कुलर डेब्ट इनका वो भी काफ़ी हाई है,
और गैस का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, वो जब तक ये हम सारी चीज़ें, वो कहते हैं कि इसकी वजह से बढ़ाना पड़ता है, लेकिन जब तक हम इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, चीज़ें ऑलरेडी बॉटल नेक हो चुकी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं अगली आने वाली गवर्नमेंट के लिए मजीद चैलेंजेस होंगे, मजीद हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, मजीद प्रोग्राम लेने पड़ेंगे, तो आगे कहाँ जाके फुल स्टॉप लगेगा? इसका जो जितनी मर्जी हम इस पे बात कर लें, लेकिन इसमें जो मेन हमारा अभी जो सिनेरियो प्रिवेलिंग है, उसमें कोई चांस नहीं है कि फौरी तौर पे गैस जो बढ़ जाएगी। हमारे शिराज भट्ट हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और बात करेंगे वफाकी हुकूमत का मशरूत तौर पर घरेलू सार्फिन को कनेक्शन फराहम करने का फैसला। LNG की बुनियाद पर हाउसिंग सोसाइटीज के सार्फिन को कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी गई। LNG की बुनियाद पर, आपको बता रहे हैं इस हवाले से, LNG की बुनियाद पर नेटवर्किंग होने के वफाकी हुकूमत ने कनेक्शन देने पर पाबंदी आयद कर दी। सुई नॉर्दर्न गैस की कंपनी के सिस्टम से सार्फिन को कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल 1 में सीवरेज का नाकिस निजाम, सर्जिकल इमरजेंसी के बाहर गटर उबलना शुरू हो गए, हॉस्पिटल में गलाजत फैलने लगी, मरीज और तीमारदार बदबूदार निजाम से परेशान, नई इमारत की रौनक भी मांद पड़ने लगी। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से, फैसलाबाद एलाइड हॉस्पिटल 1 में सीवरेज का नाकिस निजाम, सर्जिकल इमरजेंसी के बाहर गटर उभरना शुरू हो गए, अस्पताल में गलाजत फैलने लगी, मरीज और तीमारदार बदबूदार निजाम से परेशान हो गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। ये अज़ादार हुसैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है आपकी जानिब? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अलाइड हॉस्पिटल 1 की जो सर्जिकल इमरजेंसी है इसके साथ बाइस जो है वो साथ मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो सर्जिकल इमरजेंसी है जहाँ से मरीज जो है वो इलाज मुआवजे के घर से जो है वो सर्जिकल इमरजेंसी में जो है इंटर होते हैं। और इस सर्जिकल जो बिल्डिंग है इसके साथ ही आप मेरे अकब में देखें तो एक खूबसूरत इमारत जो है वो हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपये लागत लगा के जो है वो बनाई गई है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सीवरेज का जो इस वक्त पानी है वो गटर उबलने के सबब जो बाहर आ चुका है। और ऐसे में एक तरफ तो करोड़ों पे जो लागत लगे हुए हैं इमारत के ऊपर, एक तो उसकी रौनक मान पा रही है, और दूसरा जो सीवरेज का पानी है ये इस वक्त बाहर निकलने के सबब जो है वो इस वक्त बदबू फैल चुकी है। और मरीज, तीमारदार और जो मेडिकल शोबे से वाबस्ता अमला है वो इस बदबूदार निज़ाम से जो है गुजर कर सर्जिकल इमरजेंसी में या फिर जो इंडोर शोबा इंडोर है यानी कि अंदरूनी मरीज है वहाँ पे जाने पर मजबूर है। इस वक्त जो है वो अमला लगाया गया है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त गटर की जो है सफाई की जा रही है और पानी को जो है निकालने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं ताकि जो सीवरेज का पानी है वो निकाला जा सके। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको मजीद दिखाऊं तो एक तो गटर ये है जिसका सीवरेज का पानी जो है बाहर निकला हुआ है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक और जो है वो शख्स वो भी गटर साफ करने के हवाले से जो है वो इकदाम कर रहा है, क्योंकि सीवरेज का जो पानी है वो इन गटरों से जो है वो बाहर निकल रहा है, जिसके सबब इमारत को जो है वो नुकसान भी इस सिलसिले में जो पहुंच सकता है कि गटरों की जो है वो क्यों सफाई बर वक्त नहीं करवाई जा रही और जो सीवरेज का निज़ाम है उसे बेहतर क्यों नहीं बनाया जा रहा ताकि जो बदबूदार निज़ाम है एक तो इससे महफूज रहा जा सके और दूसरा यहाँ पे मरीज जो इलाज मुआवजे के घर से आते हैं ना कि वो इस गलाजत में जो है मजीद बीमार होने के घर से जो है अस्पताल का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में अस्पताल इंतजामिया को चाहिए कि बर वक्त इकदाम करे ताकि इससे जो बदबूदार निज़ाम है इससे मरीजों को, तीमारदारों को और मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद को ना सिर्फ बचाया जा सके, इसके साथ साथ जो खूबसूरत इमारत आप देख रहे हैं जो कि हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपये लगा कर बनाई गई है इसे भी जो है महफूज बनाया जा सकता है। मगर सीवरेज का जो निज़ाम इस वक्त काफ़ी जो है दूर तक फैल चुका है और अब ये जो है वो रोज़ाना यहाँ पर एक मसला बन चुका है सीवरेज के हवाले से। और दूसरी जानिब अगर अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया से इस सिलसिले में बात की जाए तो अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया जो है वो मौक़िफ़ देने से ग्रेस करती है और वो उनका ये कहना होता है कि हम मीटिंग में बैठे हैं तो इसके ऊपर जो है बाद में की जाएगी, तो इसलिए जो है अस्पताल इंतजामिया का इसके ऊपर जो है वो मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है। जी अज़ादार हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बात करेंगे, इंतखाबात हो गए, मुंजमद फंड्स बहाल ना हो सके, फंड्स की अदम फराहमी पर वासा फैसलाबाद के 3 बड़े मंसूबों पर काम शुरू ना हो सका। गट्टी डिस्पोजल, गुलिस्तान कॉलोनी डिस्पोजल, साफ पानी के टैंक मंसूबे पर भी काम मुकम्मल बंद हो गया। वासा हुकाम कहते हैं फंड्स की फराहमी पर तरक्याती कामों पर दोबारा आगाज होगा। इंतखाबात हो गए, मुंजमद फंड्स बहाल ना हो सके,
फंड्स की अदम फराहमी पर वासा फैसलाबाद के 3 बड़े मंसूबों पर काम शुरू न हो सका। गटी डिस्पोजल, गुलिस्तान कॉलोनी डिस्पोजल, साफ पानी के टैंक मंसूबा पर भी काम मुकम्मल बंद हो गया। वासा हुकाम कहते हैं फंड्स की बहाली पर तरक्याती कामों पर दोबारा आगाज होगा। मजीद जान लेते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। अच्छा, बिल्कुल जनरल इलेक्शन हो गए, लेकिन जनरल इलेक्शन से कबल मुंजमद होने वाले तरक्याती स्कीमों के फंड्स जो हैं वो दोबारा से जारी नहीं हो सके, जिसकी वजह से फैसलाबाद के वासा के 3 बड़े तरक्याती मंसूबों पर काम जो है वो मुकम्मल रुक चुका है। इस हवाले से अगर बात कर ली जाए तो गट्टी डिस्पोजल, गुलिस्तान कॉलोनी डिस्पोजल और झुमरा रोड साफ पानी टैंकर मंसूबा जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है। इस वक्त भी गट्टी डिस्पोजल पर हम मौजूद है, जहां ये कहा गया था कि गट्टी डिस्पोजल की तामीर जो है वो 2023 में मुकम्मल होगी, लेकिन अब तो 2024 के 2 माह जो है ये भी खत्म होने को आए, लेकिन इसके बावजूद तामीराती काम जो है वो दोबारा शुरू नहीं हो सका। इस हवाले से शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे, चूंकि ये कहा गया था कि मुल्हिका 10 आबादियां जो है गट्टी डिस्पोजल के मुकम्मल होने से सीवरेज मसाइल से छुटकारा पाएंगी। आप मुझे ये बताइएगा कि कब से ये काम शुरू है और कब से बंद पड़ा है, क्यों ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा? अस्सलाम वालेकुम जी, तकरीबन 1 साल से ये काम जारी है, 1 साल से ज़्यादा ही हो चुका है। ठीक है, और कहते थे कि 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल नहीं हुआ। आते हैं तकरीबन 4 माह बाद, 3 माह बाद आते हैं, 2-3 दिन काम करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल मंसूबे पर 2 से 3 दिन काम होता है और उसके बाद फिर रुक जाता है। मंसूबे के हवाले से अगर गट्टी डिस्पोजल और गुलिस्तान कॉलोनी डिस्पोजल की बात की जाए तो ये 2 ऐसे डिस्पोजल है जिनसे मुल्हिका 25 से ज़ायद इलाके जो है सीवरेज मसाइल का मुसलसल शिकार रहते हैं, जिनमें शमसाबाद है, अली अरफानाबाद है, अली अफगानाबाद है, यूसुफाबाद समेत दीगर इलाके जो है वो खासे मसाइल में घिरे हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल ना होने से मुकामी इलाकों को किन किन मसाइल का सामना है? ये बारिश पड़ जाती है तो ये पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छर बढ़ता है, ऐसे कई मसाइल खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल मुकामी आबादी का भी ये कहना है कि मुतअद्दिद मसाइल जो हैं वो इलाकों में जूं के तू मौजूद हैं, लेकिन तरक्याती काम जो शुरू किए गए थे 2023 के आगाज में और उसी साल में मुकम्मल किए जाने थे वो मुकम्मल नहीं हो सके। जबकि दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए वासा हुकाम की तो वासा ज़राए का ये कहना है कि फंड्स मुंजमद होने के बाद ताहाल बहाली नहीं हुई, जिसके बायस न सिर्फ गुलिस्तान डिस्पोजल बल्कि गट्टी डिस्पोजल समेत साफ पानी टैंकर मंसूबे पर जो है वो मुकम्मल तौर पर रुका पड़ा है। गट्टी डिस्पोजल का काम जो है ये 60% मुकम्मल हो चुका, बकिया 40% के बाद इलाकों को सुकून मिलना था, लेकिन ताहाल ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। जी वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फेस्को के अफसरान मुलाजमीन के तकर्रुर और तबादले पर पाबंदी आयद। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम के दौरान तबादलों पर पाबंदी आयद की गई। वजारत पावर डिवीजन ने फेस्को समेत तमाम कंपनियों को मरासला भिजवा दिया। आपको बता रहे हैं फेस्को के अफसरान और मुलाजमीन के तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम के दौरान तबादलों पर पाबंदी आयद की गई। वजारत पावर डिवीजन ने फेस्को समेत तमाम कंपनियों को मरासला भिजवा दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। फेस्को के अफसरान और मुलाजमीन के तकर्रुर और तबादले पर पाबंदी आयद कर दी गई। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम के दौरान तबादलों पर पाबंदी आयद की गई। वजारत पावर डिवीजन ने फेस्को समेत तमाम कंपनियों को मरासला भिजवा दिया। हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 माह से बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। मुहिम में अरबों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई, 18,000 अफराद भी गिरफ्तार हुए। आपको अपडेट दे रहे हैं, फेस्को के अफसरान और मुलाजमीन के तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इंसदादी बिजली चोरी मुहिम के दौरान तबादलों पर पाबंदी आयद की गई है। वजारत पावर डिवीजन ने फेस्को समेत तमाम कंपनीज को मरासला भिजवा दिया है। मजीद जानते हैं इस हवाले से शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों में अफसरान और मुलाजमीन के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद की गई है और वजारत पावर डिवीजन की जानिब से तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को मरासला भी भिजवा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से इंसदाद बिजली चोरी मुहिम शुरू कर की गई है, जिसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इसलिए किसी भी ऑफिसर या मुलाजिम को तब्दील नहीं किया जाएगा। ये वादा कर दूं कि गुज़श्ता साल माह सितंबर में जो है वो बिजली चोरी के खिलाफ इस मुहिम का आगाज किया गया था, जिसके तहत हजारों की तादाद में सार्फिन को बिजली चोरी पकड़ा गया और मुकदमा दर्ज करवा के उनसे करोड़ों रुपए के टैक्स बिल भी वसूल किए गए। लेकिन शाहिद सिप्रा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में लेडीज पार्क की फिनिशिंग का काम शुरू कर दिया गया। सिविल, स्टील,
वुड और मार्बल का काम मुकम्मल कर लिया गया। पार्क में रंगो रोगन भी शुरू कर दी गई। मसनूई या कुदरती घास लगाने का काम आइंदा हफ्ते मुकम्मल होगा। जंग में लेडीज पार्क की फिनिशिंग का काम शुरू। सिविल, स्टील, वुड और मार्बल का काम मुकम्मल कर लिया गया। पार्क में रंगो रोगन भी शुरू कर दिया गया। मसनूई कुदरती घास लगाने का काम आइंदा हफ्ते मुकम्मल होगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, 2 करोड़ 10 लाख रुपए का ये मंसूबा है और छोटा पार्क है और अपनी नोयत का ये पहला पार्क है जो कि निगरान वज़ीर-ए-आला की जानिब से जो है वो जंग की खवातीन के लिए एक तोहफा भी है। और ये जिस जगह मौजूद है जहां पर खवातीन को आमदोरफ्त का सिलसिला भी है जारी रहता है। इसका जो सिविल वर्क है वो पहले मरहले में मुकम्मल हुआ, जिसके बाद मार्बल वर्क मुकम्मल हुआ, वुड वर्क भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है और गजीबो जो है वो इस वक्त मुकम्मल तैयार हो चुकी है। इसके साथ साथ जो अब इस वक्त फिनिशिंग का काम जारी है, इसका रंग रोगन जो है वो इसके पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो किया जा रहा है। इसके जो बेंच हैं उनको रंग किया जा रहा है, गेट के ऊपर रंग किया जाएगा और दीगर जो तनसीबात हैं उनको रंग किया जाएगा। जिसके बाद एक हफ्ते के दौरान यहां पर जो कुदरती और मसनूई घास है उसको भी लगाया जाएगा, चूंकि गुज़िश्ता दिनों के अंदर शदीद सर्दी थी और सख्त मौसम की वजह से यहां पर पौधे और घास का काम जो था वो रुका हुआ था। अब चूंकि सूरज जो है वो उसकी किरणें शहरियों पर निछावर हो रही हैं और मौसम बहार की आमद है, तवक्को की जा रही है कि आने वाले एक हफ्ते के दौरान जब यहां पर घास लगा दिया जाएगा, प्लांट रख दिए जाएंगे, तो पार्क जो है वो अपनी हकीकी रानाई जो है वो शहरियों के सामने जो है वो पेश करने के काबिल होगा। तो तवक्को की जा रही है कि ये मंसूबा जो है वो आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के बाद जब मुकम्मल होगा तो ये इस इलाके के लिए और खवातीन के लिए एक बड़ा तोहफा जो है वो साबित होगा। जी रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे। रमजान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जंग में म्यूनिसिपल कमेटी की अनोखी हरकत। दजी चौक में ऐन दरमियान में डी वाटरिंग सेट लगा दिया गया। बीच चौक में लगे पीटर इंजन से आमदोरफ्त मुतासर होने लगी। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। खबर बता रहे हैं जंग में म्यूनिसिपल कमेटी की अनोखी हरकत। धज्जी चौक में ऐन दरमियान में डी वाटरिंग सेट लगा दिया गया। बीच चौक में लगे पीटर इंजन से आमदोरफ्त मुतासर होने लगी। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रमजान, आगाह कीजिएगा। 2 अरब 80 करोड़ रुपए से जायद लागत का जो सीवरेज का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम जारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि धज्जी चौक जो कि मसरूफ तरीन चौक है, शहर का एंट्री पॉइंट है, बाजार है, रश है, इस जगह चौक में जो है वो इस वक्त पीटर इंजन जो है वो एक बार फिर नस्ब कर दिया गया है, जिस वजह से आमदोरफ्त तो मुतासर हो ही रही है। इसके साथ साथ रात के वक्त जब यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं है तो यहाँ पर कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। स्कूल कॉलेजेस के औकात में यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहना जो है वो मामूल बन रहा है। लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से इस मसले को जो है वो जिंदगी से नहीं लिया जा रहा। अरबों रुपए के मंसूबे जो हैं वो सीवरेज के हल के लिए जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस इलाके से पानी की निकासी के लिए जो है वो बार बार पीटर इंजन का रख दिया जाना और डी वाटरिंग सेट लगा देना एक अहले इलाका के लिए जो है वो एक बड़ा मसला बन चुका है। जी रमजान मिर्जा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से टोबा, पीर महल और कमालिया को शहरों से मिलाने वाली सड़कों की तामीर का मंसूबा खटाई में पड़ गया। 3 साल गुजर गए, कोई पेशरफ्त न हो सकी। शहरियों ने 9 मुंतखब नुमाइंदों से उम्मीदें लगा ली। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से टोबा, पीर महल और कमालिया को शहरों से मिलाने वाली सड़कों की तामीर का मंसूबा खटाई में पड़ गया। 3 साल गुजर गए, कोई पेशरफ्त न हो सकी। शहरियों ने 9 मुंतखब नुमाइंदों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। एशियन डेवलपमेंट बैंक का बड़ा मंसूबा खटाई में पड़ गया। 3 साल कबल 4 लेन सड़कें बनाने का सर्वे किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फैसला किया था 3 साल पहले कि टोबा टेक्सिंग जिला की जो तहसील कमालिया और पीर महल है वहां से लिया, चौक, आजम और दीगर जो छोटे शहर हैं वहां तक जाने के लिए जो सड़कें तामीर की जाएंगी। लेकिन 3 साल हो चुके हैं ये मनसूबा कटाई में, जिससे बिलाशुबा जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 4 लेन सड़क जो है वो कमालिया और पीर महल से जो है वो लिया तक बनाई जानी थी, जिससे न सिर्फ पीर महल और कमालिया के लोगों को फायदा होना था, बल्कि इसके साथ साथ जो करीबी
तहसील है चिचावतनी, वहाँ के लोगों को भी फायदा होना था, लेकिन 3 साल गुजर गए, ये मनसूबा किसी भी तौर पर शुरू नहीं हो सका। इस हवाले से जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि साबका हुकूमतों की तब्दीली के दौरान ये मनसूबा कटाई में पड़ गया था। हम उनको उम्मीद है कि अभी जो नौ मुंतखब मेंबरान हैं वो इसको पूरा करवाएंगे। इस हवाले से जो नौ मुंतखब MPA अमजद अली जावेद हैं उनका ये कहना है कि इस हवाले से जो 4 लेन सड़क है उसको तमीर करवाया जाएगा, इसकी आवाज़ जो है वो ईवान तक पहुंचाई जाएगी। बिलाशुबा कमालिया और पीर महल से अगर 4 लेन सड़क बनती है तो लइये तक का रास्ता इंतहाई कम हो जाएगा, सफर इंतहाई कम हो जाएगा। इससे पहले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले वो श्योर को जाते हैं, उसके बाद गढ़ महाराजा, गढ़ मोड़ और बाद अदा चौक आजम से होते हुए वो लिया पहुंचते हैं। ताहम ये 4 लेन सड़क का बड़ा मंसूबा है जो वर्ल्ड बैंक ने शुरू करना था। वर्ल्ड बैंक ने टोबा टैक्स की जिले का इंतखाब भी किया लेकिन इसका आगाज नहीं हो सका। ताहम शहरियों का ये कहना है कि आने वाले जो हुकूमत होगी वो इस अहम मसले पर तवज्जो दे। जी मुबाशिर अपडेट है, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे पंजाब भर के सैकड़ों असातिज़ा की मुस्तकिली का मामला। सरकारी स्कूलों में प्रोफेशनल के बगैर भर्ती होने वाले असातिज़ा की मुस्तकिली का मामला लटक गया। असातिज़ा को BEd करने के लिए आखिरी मौका देने की समरी 2 माह बाद भी मंजूर ना हो सकी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा। जी, पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में वो असातिज़ा जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री के बगैर जो है वो भर्ती किए गए थे, जिनकी तादाद 1500 से जायद है, इन्होंने 5 साल गुजरने के बावजूद जो है अपनी BEd की डिग्री जो है वो मुकम्मल नहीं की, जिस पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस लेते हुए उन असातिज़ा का रिकॉर्ड तलब कर लिया जिन्होंने 5 साल के अंदर भी जो है वो BEd नहीं किया। एक तो रिकॉर्ड में उनसे स्कूल तमाम एजुकेशन अथॉरिटी से ये मांगा गया कि उनको 5 साल बाद BEd की डिग्री ना करने पर जो नौकरी से फारिग किया गया था उसका लेटर जो है वो साथ अटैच किया जाए, और दूसरा उस 5 साल के बाद जो लेटर फारिग करने का लेटर जारी किया गया था उसके साथ दोबारा ओहदे पर रखने का लेटर भी जो है वो साथ अटैच किया जाए, और उन असातिज़ा के नाम की तफसीलात जो है वो फौरी तौर पर जो है महकमे को भिजवाई जाए। इस हवाले से तमाम अथॉरिटीज़ को मरासला भिजवा दिया गया। दूसरी जानब जो हुकूमत पंजाब को जो इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के हवाले से 2 माह पहले समरी भेजी गई थी वो भी अभी तक मंजूर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जुनैद रियाज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एंजल्स इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी फेयर का इनेकाद। तलबा को अमरीका, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटियों में दाखिलों से मुतल्लिक आगाही दी गई। बैरून मुल्क आला तालीमी मवाक़ों में दिलचस्पी लेने वाले तलबा ने यूनिवर्सिटी नुमाइंदों से मालूमात हासिल की। इसी पर मजीद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। एंजल्स इंटरनेशनल कॉलेज में यूनिवर्सिटी फेयर का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद था बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बताया जाए कि इंटरनेशनली कहाँ कहाँ पर वो हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, कौन कौन से ममालिक की मालूमात बच्चों ने हासिल की, उन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं कि वो किस स्टडी के लिए और किस मुल्क को वो फेवरेट समझते हैं जाने के, और आज उन्हें वहाँ से यहाँ से क्या मालूमात मिली, क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि एंजल इंटरनेशनल बहुत स्कूल है, इसने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिलवाई। बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए थे, US से आए थे, टर्की से आए थे, कनाडा से आए थे, और हमारा पर्सपेक्टिव और हमारा अपॉर्चुनिटी गेट बहुत एक्सपैंड कर दिया। मेरे लिए आई वुड थिंक कि US वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि उधर आई वांट टू वर्क एज एन इंटर्न एंड ऑल्सो अर्न समथिंग, दैट्स द बेस्ट प्लेस दे आर ऑफरिंग, देयर इज मिनिमम वेजेस हाई, और बाकी सारा भी अपॉर्चुनिटी वाइज इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी। जी, आप बताएं कितना ज़रूरी है कि बच्चों को ड्यूरिंग स्टडी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का बताया जाए कि वो फर्दर स्टडीज़ के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आज यहाँ पर क्या क्या मालूमात मिली आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें पता चले मोटिवेशन गोल्स, पता चले कि हमें रिक्वायरमेंट ग्रेड्स क्या है, कि हमें कितनी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी कि हमें वो ग्रेड्स अचीवमेंट हो गए, हम उसके हिसाब से हम वो कर सकें, क्वालिफाई कर सकें उनके लिए। मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ बिल्कुल, जहाँ पर बच्चों को मालूमात दी गई कि कितने ग्रेड्स रिक्वायर्ड हैं उनको आगे जाने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, स्कॉलरशिप कितने मार्क्स पर मिलेंगी। टीचर मौजूद उनसे बात करेंगे, मैं बताएगा कि आज बच्चों को किन किन कंट्रीज़ के हवाले से ख़ुसूस तौर पर मालूमात दी गई ताकि वो अपनी स्टडी में ही अपने टारगेट जो है उन पर नज़र रखें।
जी आज हमारे पास यहाँ पे यूएस की यूनिवर्सिटीज़ थी, कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ थी और हमारे पास कतर की यूनिवर्सिटीज़ थी यहाँ पे। और जैसे कि आपको पता है हम हमेशा ही अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अरेंज करते रहते हैं। लास्ट भी हमारे पास अभी टर्किश यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी। मकसद हमारा यही है अगेन कि हम इन बच्चों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ बताएं, मैक्सिमम इनको यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है इनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करें, इनकी इन्फॉर्मेशन इतनी हो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को लेके ताकि इनको आगे जाके हेल्प आउट हो अपने लिए करियर्स चूज़ करने के लिए, अपने प्रोग्राम्स चूज़ करने के लिए। दे शुड हैव अ गुड एम्पल चॉइस। बिल्कुल यकीन तौर जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चिन्योट के नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली गुलाम मोहम्मद लाली ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर ली। गुलाम मोहम्मद लाली हल्का NA93 से बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। गुलाम मोहम्मद लाली तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। गुलाम मोहम्मद लाली के ज्वाइन करने से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 83 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिन्योट के नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली गुलाम मोहम्मद लाली ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर ली। गुलाम मोहम्मद लाली हल्का NA93 से बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। गुलाम मोहम्मद लाली तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। गुलाम मोहम्मद लाली के ज्वाइन करने से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 83 हो गई। आपको चिन्योट से अपडेट कर रहे हैं, नौमुंतखब MNA गुलाम मोहम्मद लाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वकार घुमन। वकार, आगाह कीजिएगा। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता रोज जो फैसला किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद चिन्योट के हल्का NA93 से नौमुंतखब MNA गुलाम मोहम्मद लाली जो कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर लिया है। इस हवाले से वकार गुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।